अस्सलाम वालेकुम अरहम, क्या हाल चाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मिस मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। अभी आपने ज्वाइन किया है, बाकी भी सब ज्वाइन करते हैं ना, देन आई विल स्टार्ट फॉर्मली, ठीक जी है? ठीक। ठीक है। चलें। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरी आवाज़ आ रही है सब लोगों को? जी मैं से आ रही है। अ, ठीक है। अभी आप लोगों ने ज्वाइन किया है, इससे पहले सिर्फ अरहम ने ज्वाइन किया हुआ था, अभी हारिस ने और ताहा ने ज्वाइन किया है। हाउ वाज द पेपर? मैंने अभी चेक नहीं किया पेपर, बट आप लोग पेपर कैसे हो गए थे बताएं। मिस सही हो गया था। मैं इंशाल्लाह कल आप लोगों का पेपर होपफुली कल चेक कर लूंगी, या फ्राइडे मॉर्निंग में ना। मेरी फैमिली में लास्ट वीक डेथ हो गई थी मेरी नानी माँ की, तो बस आई वॉज बिजी। उससे पहले भी बस वो बीमार थी। तो कल इंशाल्लाह ना, या परसों मैं चेक कर लूंगी। आई होप कि मैं नेक्स्ट क्लास जो फ्राइडे को है ना, उसमें मैं आप लोगों को उस क्लास में मैं आप लोगों को ना इंशाल्लाह रिजल्ट्स वगैरह ना शेयर कर दूंगी। असाइनमेंट्स के भी, आप लोगों का जो क्विज है उसका भी रिजल्ट मेरे पास आ गया था। उन्होंने शेयर कर लिया था मैडम ने ना। तो मैं होपफुली आप लोगों को डिटेल शेयर कर दूंगी। हाँ जी, बाकी मुझे बताएं कि हम लोगों ने कितना सिलेबस डिस्कस किया था बिफोर मिड। एनीवन? किसी को आइडिया है, किसी को याद है? मिस तो कैजुअल्स किए थे, वो फिक्स रेशो, फिक्स इंटरवल, वेरिएबल रेशो ही किए थे। नहीं नहीं, हम लोगों ने अ, अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि हम लोगों ने कग्निटिव थ्योरी या सोशल लर्निंग थ्योरी डिस्कस की थी। एनीवन? कग्निटिव थ्योरी या सोशल लर्निंग थ्योरी का जो टॉपिक था, हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था। मिस तो वो मेरा नहीं किया था, ख्याल। वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट किया था, उसके अलावा तो नहीं किया था कुछ। और आप लोगों ने स्केड्यूल्स भी कर लिए थे, ऐसे ही है? जी। जी। जी मिस।
और लेकिन हम लोगों ने जो लर्निंग का टॉपिक है, उस लर्निंग के टॉपिक के अंदर से हम लोगों ने कग्निटिव थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी या रीइंफोर्समेंट थ्योरी एंड लर्निंग एप्लीकेशन ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये हमने चार पांच चीजें डिस्कस नहीं की थी, ऐसे ही है। जी मैम। चले, बिल्कुल सही है। आज हम होपफुली इनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि इंशाल्लाह हम कॉग्निशन से स्टार्ट करेंगे, या मैं आप लोगों को मोटिवेशन से स्टार्ट करूँगी। मेरा इरादा है कि मैं कॉग्निशन से स्टार्ट करूँ, देन वी विल गो फॉर उस पे कॉग्निशन पे। इमोशनल बिहेवियर का टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया है। नहीं। चले, बस ये अजान भी हो रही है, मैं आप लोगों का टॉपिक भी स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, पेपर से रिलेटेड कोई चीज़ आप लोगों ने डिस्कस करनी है, या मैं फिर लेक्चर स्टार्ट करूं? मिस आप लेक्चर ही स्टार्ट कर दें। ठीक है। ओके, वी स्टार्टेड विद, ठीक है, हम लोगों ने थेरीज तो लर्निंग की डिस्कस कर ली थी। हम लोगों ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसमें इसके स्केड्यूल्स थे, और क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का जो डिफरेंस था, ये डिस्कस कर लिया था। एंड देन वी हमने इसके स्केड्यूल्स डिस्कस किए थे कि अगर हम लोगों ने रीइंफोर्समेंट करनी है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करनी है या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करनी है, तो हम लोग किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर हम रेगुलरली रीइंफोर्स करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, या हम रेगुलरली पनिश करते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास डिफरेंट आ सकती हैं, या हम बहुत इफेक्टिवली या एफिशिएंटली इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। दे आर सम सिचुएशंस जहाँ पे वी हैव टू यूज नेगेटिव पनिशमेंट रेगुलरली, और इसको थोड़ा सा फिक्स्ड स्केड्यूल के साथ करना पड़ता है। या अगर हमें किसी को अप्रिशिएट करना है, अगर हम उसको सिर्फ अप्रिशिएट ही करते रहेंगे, ठीक है, उसके बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने की ही कोशिश करते रहेंगे, और कोई प्लेजेंट स्टिमुलस आफ्टर दैट पर्सन बिहेवियर हम उसको देते रहेंगे, तो एक ह्यूमन नेचर है कि हमें फिर अप्रिसिएशन ही अगर मिलती रहेगी ना, तो हमारी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। हमें हर वक्त कोई ना कोई स्पार्क, थोड़ा बहुत पुश, थोड़ी बहुत हमें आप कह लें कि हमें भी थोड़ा सा स्केर नेचर में आना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ मोटिवेशन तो होती है, सेल्फ क्रिटिक, सेल्फ आप कह लें कि हम गवर्नेंस की भी बात करते हैं, हम सेल्फ आप ये कह लो कि असेसमेंट की भी बात करते हैं। बट वी आर ह्यूमन, हमसे गलतियां होती हैं, हमसे एरर्स भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें ही कहते रहेंगे एक इंसान को हर वक्त,
तो उसको लगेगा कि मैं जो जो कुछ मर्जी कर लूँ, मुझे हमेशा अप्रिसिएशन मिलेगी। और अगर हम किसी को सिर्फ पनिश करते रहेंगे या नेगेटिव कमेंट्स ही करते रहेंगे, तो उसको भी ये होगा कि मैं जो कुछ मर्जी कर लूँ, मुझे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, हम मुझे सिर्फ एक नेगेटिव कमेंट से मिलेंगे। तो ये चीज़ भी अच्छी नहीं है। वी हैव टू मेक श्योर कि हम अच्छी चीज़ें भी कहें, और जहाँ पे किसी को किसी नेगेटिव कमेंट की ज़रूरत है या उसको हमें क्रिटिसाइज करना है, हमें उसको वहाँ पे वैसा वैसे भी हमें क्या करना होगा, हमें ये भी करना पड़ेगा। कभी हमें फिक्स्ड तरीके से रीइंफोर्स या पनिश करना पड़ता है, और कभी हमें वेरिएबल तरीके से करना पड़ता है। हम लोग टाइम भी फिक्स कर लेते हैं, और हम लोग बिहेवियर्स भी फिक्स कर लेते हैं। कभी हम टाइम टू टाइम रीइंफोर्स या पनिश करते हैं, और कभी हम स्पेसिफिक नंबर ऑफ बिहेवियर्स के बाद रीइंफोर्स या पनिश करते हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी उसमें जो स्क्वेड्यूल्स डिस्कस किए थे ना हम लोगों ने रीइंफोर्समेंट के उसमें। क्योंकि ये चीज़ें क्यों पढ़नी ज़रूरी है, ये हमारी लाइफ टाइम में भी होती हैं। अगर हम लोग किसी को कोई चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, हम पेरेंटिंग वाले एलिमेंट में हैं, ठीक है। अगर उसके अलावा अगर हम जो है वो ऑफिस में हमारे अंडर कोई टीम काम कर रही है, वी आर द सुपरवाइजर, वी आर द टीम लीड पर्सन, वी आर द कैप्टन, ठीक है। हमें ये चीज़ें वहाँ पे भी हेल्प आउट करती हैं, क्योंकि हमने डिफरेंट नेचर के लोगों को ट्रीट करना होता है, डील करना होता है। हमने पॉलिसीज बनानी होती हैं, हमने डिसीजंस लेने होते हैं, हमने बिहेवियर को स्ट्रेंथन या वीकन करना होता है, अपना भी और अपने सबॉर्डिनेट्स का, कोलीग्स का, या हमारे सुपरवाइजर्स का, या हमारे अंडर लोग काम कर रहे होते हैं उनका। वहां पे हमें पता होना चाहिए कि हाउ वी आर गोइंग टू डील विद द साइकोलॉजी ऑफ द नेक्स्ट पर्सन। हमें उसकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली, अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपनी लर्निंग के साथ, हमने उसकी बिहेवियर को क्या करना है, मॉडिफाई करना है। इसलिए ये चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ें पॉलिसी मेकिंग में भी बहुत हेल्प आउट करती हैं। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है, वो भी जब कोई पॉलिसीज बनाता है तो इन्हीं के थ्रू बनाता है, कि अगर आप मुसलसल लेट आते रहेंगे, आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा, तो आप लेट ही आएंगे, आप काम ही नहीं करेंगे। तो वहां पे फिर हमें क्या करना पड़ता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या नेगेटिव पनिशमेंट ऐड करनी पड़ती है। और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना है, तो वो हम उसमें उसकी पॉजिटिव पनिशमेंट करें, उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्स करेंगे। तो ये इसीलिए ये जो हमारी ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी आर लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस। और उन एक्सपीरियंसेस के थ्रू यहाँ तो हम अपना अपना और अपने अंडर काम करने वाले लोगों का बिहेवियर स्ट्रेंथन कर सकते हैं या वीकन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये दोनों थेरीज बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और साइकोलॉजी में काफ़ी हद तक ये वाली थेरी जो ओपरेंट कंडीशनिंग थेरी है, ये इम्प्लीमेंटेड भी होती है। सो ये हमारा मिड तक का हमने इसको डिस्कस किया था। हमने नेक्स्ट 2 to 3 थेरीज मजीद डिस्कस करनी है, देन हमारा टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी थेरी है कॉग्निटिव थेरी। कॉग्निशन क्या होती है, एनीवन? कॉग्निटिव एबिलिटीज के बारे में भी बहुत बात की जाती है। क्या होता है ये, बताएं। मैं सोचने को कहते हैं। सोचने को कहते हैं। और ये इस मजीद इसके अंदर अगर आप कुछ ऐड करें, तो कॉग्निशन के अंदर कौन कौन से ब्रेन के एस्पेक्ट्स जो है वो ऐड ऑन होते हैं? Cognition is a very high level function of a brain. Obviously thinking जो है हमारी, that is called cognition का एक बहुत major part है। Your critical thinking, your reasoning, logical thinking, divergent, convergent thinking, जितने भी लेवल्स होते हैं थिंकिंग के, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकिंग होता है। और विद लाइक experiences in your life, with the maturity in your life, with learnings in your life, आपकी थिंकिंग मेच्योर होती है, आपकी थिंकिंग इंप्रूव होती है, आपकी ब्रेन की फंक्शनैलिटीज इंप्रूव होती है, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो है वो बिल्डअप होती है, ठीक है। दिस इज ऑल कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कॉग्निटिव कॉग्निशन को हम कहते हैं। ये बेसिकली आपका ब्रेन का जो आप कह लो थिंकिंग प्रोसेस है ना, उसको आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, वो आपकी कॉग्निशन के अंदर आता है। तो हमारे पास एक कॉग्निटिव थ्योरी है जो कि हमें एडवर्ड टॉलमे ने दी थी। इन्होंने ये कहा था
कि आपकी लाइफ के जितने भी इन्वायरमेंटल आप कह ले के एक्सपीरियंसेस होंगे, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होंगी, इफ़ यू हैव सम, इफ़ यू हैव एनी गोल इन योर लाइफ, इफ़ यू हैव अ पर्पस इन योर लाइफ, जो आपको अचीव करना है अपनी लाइफ में, और उसको अचीव करने के पाथ के अंदर, इन्वायरमेंटल क्यूज के अंदर, एक्सपीरियंसेस के अंदर आप जो चीज़ भी लर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है। जरूरी नहीं होता कि आप इनिशियली ही आपकी बहुत जल्दी आपकी थिंकिंग की स्किल्स जो है वो बहुत इम्प्रूव्ड हो गई हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत यंग एज में बहुत ज़्यादा रीजनिंग और लॉजिक्स की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की बात करते हैं। वो उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं। जितनी हार्डशिप्स आपने अपनी लाइफ में देखी होंगी, आपने हार्ड वर्किंग देखी होगी, जितना ज़्यादा आपने स्ट्रगल अपनी लाइफ में किया होगा, ठीक है, जितनी मेहनत आपने की होगी, उतनी ज़्यादा आपकी जो कोग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, कैपेसिटी है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, आपका जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, वो उतना ज़्यादा इम्प्रूव्ड होता है। ठीक है। हमारी लाइफ के ना दो बेसिकली हमारे पर्सपेक्टिव हैं। साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें, एक आपका इमोशनल साइड आती है, एक आपकी ब्रेन की साइड आती है। ठीक है। हमारा जो आईक्यू लेवल है वो हमारी इंटेलिजेंस से लिंक करता है। हमारा जो ईक्यू है, दैट इज इमोशनल क्वोशंट, वो हमारा लिंक करता है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ। आजकल के ज़माने में वैसे सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो इमोशनल इंटेलिजेंस पे किया जाता है, कि अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बहुत अच्छे हैं, इफ़ योर हार्ट एंड ब्रेन बैलेंस में है, तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। और लेकिन अगर आप बहुत इंटेलिजेंट है और आपकी इमोशनल लाइफ ही ठीक नहीं है, आपकी सोशल लाइफ ठीक नहीं है, आपके रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है, तो आप अपनी लाइफ में परेशान ही रहेंगे। ठीक है। और आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते लाइफ में। ठीक है। तो हमारे पास जो कॉग्निटिव थ्योरी आती है, दैट लिंक्स विद टोटली विद योर ब्रेन फंक्शनैलिटी, के ये भी थ्रू सम एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने इस थ्योरी को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया, और बाद में फिर ये ह्यूमन पे इम्प्लीमेंट हुई, कि अगर आपकी लाइफ का कोई ऑब्जेक्टिव है, आपकी लाइफ का कोई गोल है, आपको पता है कि मुझे ये अप्रिसिएशन मिलेगी, मुझे ये इंक्रीमेंट मिलेगा, मुझे ये इंसेंटिव मिलेगा, मेरी ये प्रमोशन होगी, देन आप उस पर्पस को, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या करेंगे? स्ट्रगल आउट करेंगे। दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव थ्योरी। ये एम्प्लॉयज पे बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेड होती है, क्योंकि अगर मेरा गोल है कि मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड विन करना है, तो दैट आई विल वर्क हार्ड। और अगर मेरे बॉस ने मुझे गोल दे दिया है कि आपने एक साल के अंदर ये आपके गोल्स हैं जो आपने अचीव करने हैं, ठीक है, आपने इतनी एजुकेशनल सक्सेस करनी है, इतने पेपर्स पास आउट करने हैं, इतनी सेल्स इंक्रीज करनी है, जो टारगेट आपको दे दिया जाएगा, अगर आप वो टारगेट अचीव करोगे तो हम आपकी इतनी परसेंट सैलरी को इंक्रीज कर देंगे, हम आपके ग्रेड को इम्प्रूव कर देंगे। ठीक है। ये आपको अप्रिसिएशन मिलेगी जब आपको ये पर्पस, ये एक इंसेंटिव, एक गोल पता होता है ना, कि मुझे ये मिलना है लाइफ में, तो देन आप उसको, जितना भी पजल आपका हार्डशिप वाला आपका पाथ है, पजल्स हैं, आप क्या करेंगे? उसको अचीव करेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल थ्योरी। फिर आपका दिमाग भी काम करेगा, फिर आपके आपके लॉजिक्स भी काम करेंगे, आपकी आप रीजनिंग से भी चलोगे, आप प्रैक्टिकल होके भी सोचोगे, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करोगे, अच्छे अच्छे डिसीजंस भी लोगे अपनी लाइफ में। इफ यू हैव अ पर्पस इन योर लाइफ, अ गोल, अ डेस्टिनेशन इन योर लाइफ जो आपने अचीव करनी है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव थ्योरी। देन हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरी आती है, दैट इज कॉग्निटिव थ्योरी की सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है। आप लोग इसको एक दफा अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है सोशल लर्निंग थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है कि हम अपनी लाइफ में अपने कल्चर से, अपने ऑब्जर्वेशन से, अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं कल्चर और सोसाइटी के साथ, वहां से लर्न करते हैं। इट्स मोर बिहेवियरल अप्रोच। जो हमारी कॉग्निटिव थ्योरी है, इट्स बेसिकली ये कॉग्निटिव अप्रोच है, विच इज लिंक्ड विद द फंक्शनैलिटी ऑफ द ब्रेन। इसमें इमोशंस का कोई इतना ज्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है। इसमें आपकी लाइफ का गोल है, आपने वो अचीव करना है, चाहे आप वो किसी को गिरा के अचीव करें, किसी को पीछे छोड़ के अचीव करें, आपको पॉलिटिक्स करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, आपने बस अपना गोल अचीव करना है। ठीक है। तो इट्स मोर प्रैक्टिकल अप्रोच। बट जो हमारी सोशल लर्निंग थियरी है, दैट इज अ बिहेवियर अप्रोच। ये कहती है कि आप अपने ऑब्जर्वेशन से और अपनी लाइफ में अपने कल्चर और सोसाइटी के एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं। आप जहाँ पे, जिस जगह पे रहते हो, जिन इंडिविजुअल्स के साथ रहते हो,
जिस सोसाइटी में रहते हो, जिन ग्रुप्स के साथ रहते हो, जहाँ पे आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है या इनडायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, आप उनसे इंटरेक्ट इंटरेक्ट करके आप क्या करेंगे, लर्न करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं हमेशा से एग्जांपल दिया करती हूँ कि अगर हम आर्मी की फोर्सेस की बात करें, तो उनकी लाइफ की ट्रेनिंग इतनी स्ट्रिक्ट होती है, इतनी स्ट्रिक्ट उनकी लाइफ की ट्रेनिंग होती है, इतनी वहाँ पे वो लर्निंग करते हैं, उनके ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं कि जो ट्रेनिंग उनकी उनको सिखाई जाती है उनके एकेडमी के पूरे टेन्योर के अंदर, वो डिसिप्लिन पे पूरी जिंदगी उनके साथ रहता है, क्योंकि वो उसको लर्न कर लेते हैं और वो कंडीशनिंग के साथ उनकी लाइफ का पार्ट बन जाता है। ठीक है। सो अगर आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहेंगे, हम पाकिस्तानियों की बात कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, हमारे कंट्री में हमारी रोड्स पे जहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं वहाँ पे हम सिग्नल पे रुक जाते हैं, और जहाँ पे कैमरा नहीं लगा हुआ वहाँ पे हम नहीं रुकते। ऑब्जर्वेशन है ना हमारी, कि यहाँ पे हमें चालान होगा, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप बाहर की कंट्रीज में चले जाओ, आप वहाँ पे एंटर होते ही डिसिप्लिन में आ जाते हैं, और जैसे ही आप पाकिस्तान में लैंड करते हैं तो आप पाकिस्तान वाले एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। सो इट्स अ सोशल लर्निंग थ्योरी, कि आप कल्चर से, इन्वायरमेंट से, सोसाइटी से, और आपकी अपनी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के किस तरह से हम लोगों ने इंटरैक्ट करना है इंडिविजुअल्स और सोसाइटी और ग्रुप्स के साथ, उसके थ्रू आपके बिहेवियर के पैटर्न्स चेंज होते हैं, और आप अपने आपके बिहेवियर के अंदर उस चीज़ की, उससे आप अपना बिहेवियर क्या करते हो, वो चीज़ें लर्न करके बिल्कुल वैसे का वैसा बिहेव करते हैं। ठीक है। सो इसी तरह से इंडस्ट्रीज के अंदर भी, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी सोशल लर्निंग थ्योरी है। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का जैसा कल्चर होगा, जैसा वहाँ का वर्किंग स्टाइल होगा, जैसा वहाँ का एटमॉस्फेयर होगा, पॉलिसीज होंगी, आप भी वैसी वैसी परफॉर्मेंस शो करेंगे। ठीक है। कुछ अरसे अरसे तक लोग अपने पैटर्न के ऊपर चलते हैं, लेकिन जिस तरह का फिर ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न होता है, आपको उसी के अकॉर्डिंगली फंक्शनैलिटी क्या करनी पड़ती है, परफॉर्म करनी पड़ती है। आपका कोई गोल है, सॉरी, आपका कोई आइडियल है, कोई इंस्पायरेशन है, आप किसी को जो है वो कॉपी करना चाहते हैं, तो आप उस बंदे को देख के और उसकी अच्छी आदतों को भी अपनाते हैं। आप जिन दोस्तों में रहते हैं, आपके पास वैसी बिल्कुल आदतें आना शुरू हो जाती हैं। इट्स सिंपल अ ह्यूमन नेचर कि हम हमारी ऑब्जर्वेशन से बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं। ठीक है। सो लर्निंग के अंदर हमारा क्या होता है, अटेंशन प्रोसेस होता है, रिटेंशन होता है, मोटर रिप्रोडक्शन होती है, देन रीइंफोर्समेंट प्रोसेस होता है। सिंपल सी बात है, जब भी आप कोई चीज़ लर्न करते हो, सबसे पहले आप उसको नोट करते हो, ऑब्जर्व करते हो। ठीक है। और फोकस करते हो उसके ऊपर, देन उसको अपने माइंड में रिटेन रखते हो, उस पर सोचते हो, समझते हो, वो आपको अच्छी लगती है या आपको बुरी लगती है, देन वो आपकी लाइफ का मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस के आपकी लाइफ का वो पार्ट बन जाती है। ठीक है। फिर आप वो परफॉर्म करते हो, जब आप वो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो जो आपने चीज लर्निंग में सीखी होती है, वैसा परफॉर्म करते हो, तो लास्ट पे क्या होता है, यहाँ तो आप अगर वो चीज अच्छी है, आपको उसके ऊपर अप्रिसिएशन मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, उसको स्ट्रेंथन करेंगे। और अगर वो आपकी आदत अच्छी नहीं है, या वो आपकी हैबिट ठीक नहीं है, या जो भी आपका बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, और उस पे आपको पनिशमेंट मिल रही है या क्रिटिसिज्म मिल रहा है, तो आप उसको वीक कर लेंगे। दिस इज हाउ आर लर्निंग गोज ऑन। ठीक है। कि सबसे पहले हम नोट करते हैं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, और फिर वो हमारे ब्रेन में चीज़ सेव रहती है, हमें अच्छी लगती है, बुरी लगती है, हमारी फीलिंग्स अटैच होती हैं, देन वो हमारे रिप्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट बनती है। मतलब ये कि हम वो परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हमें रीइंफोर्समेंट मिलती है, रिस्पॉन्स मिलता है कि ये काम अच्छा है या बुरा है। अगर वो अच्छा है तो हम उसको स्ट्रेंथन करते हैं, अगर वो वीक होता है तो फिर हम उसको अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश करते हैं। सो जो हमारे कंपोनेंट्स हैं ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के, हम उन्हें रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहते हैं। ये सेपरेटली रीइंफोर्समेंट थ्योरी के नाम से भी इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसमें वही है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट। यहाँ पे अब पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट नहीं है, पनिशमेंट एंड एक्सटिंक्शन। कि आप जो हमारी नेगेटिव पनिशमेंट है उसको एक्सटिंक्शन का नाम दिया जाता है। बट सेम वही चीज़ें हैं, अगर आपने बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना है तो हम पॉजिटिव या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करेंगे, और अगर हमने बिहेवियर को वीकेंड करना है तो हम पनिशमेंट करेंगे या हम एक्सटिंक्शन करेंगे। और ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब हम लोगों ने ये जो हमारे लर्निंग थेरीज हैं, ये ओबी मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर मॉडिफिकेशंस कैसे करती हैं।
ठीक है। सो ये जो हमारी लर्निंग थे, लर्निंग की हमने चीजें बात की है। हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशंस कैसे करते हैं? ठीक है, अब देखिए, यूज ऑफ लॉटरीज टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में चाह रहे हैं कि लोग छुट्टी ना करें, एक तो आप ये कर सकते हो कि आप पनिशमेंट्स ऐड कर दें कि जी जो छुट्टियां करेगा, अगर 3 छुट्टियां करेगा तो हम उसकी सैलरी डिडक्ट करेंगे। जो 15 मिनट लेट आएगा या आधा घंटा लेट आएगा उसकी सैलरी डिडक्ट होगी। ठीक है। या हम कहें कि जो छुट्टी नहीं करेगा हम उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड देंगे। या हम लॉटरीज निकाला करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, डेली बेसिस पे लॉटरीज आएंगी। ठीक है। और जो लोग प्रेजेंट होंगे हम लॉटरीज निकालेंगे, उनको गिफ्ट्स मिलेंगे, उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, उनको ट्रिप्स मिलेंगे। हम ऐसा कोई भी मैकेनिज्म ऐड कर सकते हैं अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी कंपनी में लोग छुट्टी बहुत करते हैं। हम कोई एप्रिसिएशन, कोई रीइंफोर्समेंट या कोई पनिशमेंट ऐड करके उनके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। फिर वर्क पे वर्सेस सिक पे। ठीक है, अगर हम ये इंट्रोड्यूस करा दें कि जो लोग ज्यादातर सिक लीव जो है वो आपको पेड होती है। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको लीव्स अलाउ होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 30 लीव्स अलाउ हैं या आपको एक साल में 24 छुट्टियां अलाउ हैं, अदर देन सैटरडे एंड संडे। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से कहते हैं कि अगर आप वो छुट्टियां अवेल नहीं करेंगे तो हम आपको पूरे एक साल के बाद क्या करेंगे, 1 मंथ की सैलरी, या अगर आपकी जो पेड लीव्स हैं हम आपको उसकी पेमेंट कर देंगे। ठीक है। और अगर आप छुट्टी कर भी लेते हैं तो हम आपकी सैलरी डिडक्ट नहीं करेंगे, आपको सैटरडे संडे के अलावा या गैजेटेड ऑफ के अलावा एक साल में 24 छुट्टियां अलाउ हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो छुट्टी नहीं करते, और वो फिर क्या करते हैं, जो उनकी लीव्स रह जाती हैं जो पूरी नहीं होती, बच जाती हैं, लाइक उन्होंने 8 छुट्टियां कर ली, 20 छुट्टियां रह गई, तो उनकी उसको पेमेंट मिल जाती है। ठीक है। और इससे यह है कि आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड भी रहते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होती है, उनको पता है हमें फाइनेंशियल बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे हम, अगर अरिफा में मैं जॉब करती हूँ, हमें 30 लीव्स अलाउ हैं एक साल में, अदर देन सैटरडे एंड संडे या जो हमारे गैजेटेड ऑफ्स होते हैं। उसके अलावा हमें 30 छुट्टियां अलाउ है। हम फैकल्टी हैं, हमें 45 अलाउ हैं, हमें 15 छुट्टियां एक्स्ट्रा मिलती हैं हमारी एजुकेशन की, कि अगर हम कोई एजुकेशन लीव पे जाना चाहते हैं किसी कॉन्फ्रेंस में तो हम वो कर सकते हैं। तो अब जो मेरी 30 लीव्स हैं, अगर मैं पूरे साल में 30 छुट्टियां कर लेती हूँ, अदर देन सैटरडे एंड संडे एंड गैजेटेड, तो ठीक है, मेरी सैलरी नहीं कटती। लेकिन अगर मैं नहीं करती तो जो मेरी छुट्टियां बच जाती हैं वो मेरी अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। लाइक जैसे मैंने पिछले साल अगर 15 छुट्टियां की हैं पूरे साल में, तो 15 छुट्टियां मेरी इस जनवरी को मेरे अकाउंट में आ गई हैं, ऐड हो गई हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है कि अगर आप एक लॉन्ग ऑफ पे जाना चाहते हैं महीने 2 माह के लिए, और आपके अकाउंट में आपकी ऑफ्स पड़े हुए हैं, तो आप अपने लीव्स को अवेल करें, आपकी सैलरीज डिडक्ट नहीं होंगी। तो दिस इज हाउ वी मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज। और इससे ये क्या होता है कि वो मोटिवेटेड रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं और अच्छी प्रोडक्टिविटी देते हैं। ठीक है। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करें, उनकी सोशल लर्निंग थेरीज, जैसे सोशल लर्निंग थेरी है, वैसे उनकी ट्रेनिंग्स कराएं, अपने एम्प्लॉयज को अवेयर करवाएं कि अगर वो ये उनकी पॉलिसीज हैं, अगर ये इस तरह से हमारी पॉलिसीज हैं, अगर ये वो इन पॉलिसीज के थ्रू काम करेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से पॉलिसीज चल रही हैं। तो लर्न उसके अलावा लर्निंग की ट्रेनिंग्स भी होती हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज को अवेयर करवाएं किसी थेरी से, किसी कॉन्सेप्ट से, उसके बेनिफिट से, उसके प्रॉज एंड कॉन से, या उन्होंने अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उससे। उनको सक्सेस स्टोरीज बताएं, उनको लेक्चर्स के थ्रू या कोई मूवी के थ्रू उनको अवेयर करवाएं कि उनको न्यू स्किल्स बताएं कि जिसके थ्रू वो अपनी टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, या अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने वर्किंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब एम्प्लॉय को ये चीज़ पता चलती है ना, तो ऑटोमेटिकली उसके बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज आता है, और वो फिर आपको अच्छी प्रोडक्टिविटी शो करते हैं। हमारा मेन पर्पस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यही होता है, बिजनेस के अंदर यही होता है कि हमारे एम्प्लॉयज का लर्निंग बिहेवियर हो, और वो न्यू स्किल्स, न्यू नॉलेज लर्न करता रहे, बिहेवियर को लर्न करता रहे, उसके बाद लोगों के साथ काम करना और अपने आप को इम्प्रूव करने के बेटर से बेटर चांसेस उसको मिलते रहें। देन मेंटोरिंग प्रोग्राम्स हैं, अपने एम्प्लॉयज की मेंटोरिंग करें, उनकी कोचिंग करें, उनको ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को, कोलीग्स को भी क्या करना है, गाइड करना है,
उनके कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उनको करेक्ट करना है। ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड्स लेके आना है अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ, डेडिकेशन से काम करना है। इससे भी क्या होगा, आपके जब आप अपने एम्प्लॉयज़ की उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं या उनको जो हर्डल्स होते हैं, अगर आप वो सुनते हैं, उनके मसलों के हल निकाल के उनको बताते हैं, इवन के पर्सनल लाइफ में हो या जॉब में हो, तो वो फिर मजीद मोटिवेट होते हैं काम करने के। उनको पता होता है कि हमारी बात सुनने वाला कोई है, हमारी डेवलपमेंट के लिए कोई है। देन आप डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन इंटेंसिव आपका ऑर्गेनाइजेशन है या आपका सर्विस सेक्टर है, वहां पे आप डिसिप्लिन आपने इंश्योर करना है कि आप ड्रेस कोड पहन के आए हैं, आपका कर्टियस बिहेवियर हो, टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, आपके टास्क अपनी ड्यू डेट्स पे आपने कंप्लीट करने हैं। जब आपने डिसिप्लिन मेंटेन किया होता है, डेडलाइंस दी होती है ना, तो आपके एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि यहाँ पे हमें पकड़ हो जाएगी हमारी, या यहाँ पे हमें हम नेगेटिव कमेंट्स आ जाएंगे, हमारी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस कम हो जाएंगी, तो लोग फिर मेहनत से काम करते हैं। ठीक है। और देन सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता हो कि हमने अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने पर्सनल गोल को, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को बैलेंस कैसे करना है। तो लर्निंग थेरीज जो हैं हमें सेल्फ मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प आउट करती हैं कि हाउ वी विल गोइंग टू क्रिएट द वर्क लाइफ बैलेंस, हमारे घर वालों के साथ और हमने अपने जॉब के साथ बैलेंस कैसे क्रिएट करना है। अगर आप हर वक्त काम करते रहेंगे, अपनी फैमिली को टाइम नहीं देंगे, अपने आप को टाइम नहीं देंगे, तो आपका बैलेंस क्रिएट नहीं होगा, आप ऑटोमेटिकली स्ट्रेस में और परेशानी में चले जाएंगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल्फ मैनेजमेंट भी हो। और हमारी जितनी भी लर्निंग थेरीज हैं, चाहे वो इवन के क्लासिकल कंडीशनिंग थेरी में भी लोग अपने आप को कंडीशन करते हैं। अगर नींद नहीं आ रही तो वो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं कि उनकी बॉडी लर्न करती है कि मैंने इस तरह के एटमॉस्फेयर में सोना है, तो फिर वो लाइट बंद करके या उस तरह के परफ्यूम या ऑयल्स का स्प्रे करके एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे कि हाँ, आपका ब्रेन फिर उसको लर्न कर लेता है। तो आप इन लर्निंग थेरीज के थ्रू यू कैन मैनेज योर सेल्फ, अपनी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को और ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ को, और आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है। सो इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सी ऑर्गेनाइजेशनल सॉरी मॉडिफिकेशंस हैं बिहेवियर में, जो हम थ्रू ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, अपनी भी कर सकते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स की भी कर सकते हैं, और हमारे अंडर काम करने वाले लोगों की भी कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा ये टॉपिक तो यहाँ पे हो गया क्लोज। अब मुझे आप ये बताएं, आप लोगों के पास दो ऑप्शंस हैं, मैं आपको कॉग्निशन का टॉपिक कराऊं या इमोशनल बिहेवियर का टॉपिक कराऊं? कौन सा टॉपिक करना चाह रहे हैं, मुझे लिख के बताएं। यू हैव टू ऑप्शंस, कॉग्निशन एंड इमोशनल बिहेवियर। इमोशनल बिहेवियर एक छोटा सा टॉपिक है। मुझे बताएं कि कौन सा टॉपिक हम अभी अभी कर लें। इमोशनल बिहेवियर, ताहा ने कहा है कि इमोशनल बिहेवियर कर लें। ठीक है, चले जाना है। हम इमोशनल बिहेवियर का टॉपिक अभी कर लेते हैं। मजे का टॉपिक है। लेट मी शेयर। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि आप लोगों का जो है, आप लोगों के पेपर्स कब हैं आप? मिस मेरे ख्याल से मार्च के मिड या एंड पे है। आमने फाइनल पेपर्स तो आपके मार्च के एंड में ही हैं। मैं आप लोगों के पैक वाले पेपर्स की बात कर रही हूँ, जो आपके पेपर्स होते हैं सीए के। मिस हमारे मॉक्स फरवरी के मिड में है और जो आई कैप के एग्जाम्स है वो मार्च के स्टार्ट में है। ओके। लाइक आपके मॉक तो वो होंगे, लेकिन जो आपके वैसे पेपर्स हैं वो आपके मार्च के फर्स्ट वीक में है। जी मार्च के फर्स्ट वीक में। ओके, सही है। ठीक है, और मार्च में कब तक चलने हैं? मिस अगर आप मुझे फर्स्ट वीक को खत्म स्टार्टिंग, हो जाएगा। नहीं मतलब कि आप मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग डेट बताते हो ना, तो आई विल ट्राई कि जब आपके पेपर्स चल रहे हैं उस वीक में मैं क्लास ना रखूं। बस हमारे तो दो ही पेपर्स हैं, टैक्स और एफआईआर, तो 2 और 6 मार्च को हैं।
2 मार्च को सबके। जी मैं 2 और 6 मार्च को। 2 को और 6 मार्च को। ठीक है, तो आई विल ट्राई कि मैं फिर इस वाले वीक में क्लास ना रखूं। वैसे तो वेनेसडे को क्लास होती है, लेकिन देख लेंगे। मैं फिर आपकी देख लूंगी। मैं अगर 6 को पेपर है तो आई विल ट्राई कि मैं 7 को क्लास रख लूं आफ्टर योर पेपर। ठीक है। सो इस वीक में आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों की क्लास ना रखूं। ओके। ओके, स्क्रीन शो हो रही है। जी मैं। ओके। ओके जी, मुझे बताएं इमोशंस क्या होते हैं। एनीवन। इमोशंस क्या है? हम जब चैट करते हैं वी लाइक हर बात के साथ हम कोई ना कोई इमोशन ऐड कर रहे होते हैं, इमोजी ऐड कर रहे होते हैं। तो क्या होता है इमोशन? फीलिंग्स। ओके। और वैसा आपका रिएक्शन जी, सर्टेन सिचुएशंस में। आपका रिएक्शन टू सर्टेन सिचुएशन। ओके। उसके अलावा? जी हारिस, बताएं। हिजर, आप लोग बताएं। आज आप लोग खामोश हैं। क्या होते हैं इमोशंस? हम बहुत कहते हैं ना कि मैं बहुत इमोशनल इंसान हूं। तो क्या होता है इमोशन, बताएं। मेंटल स्टेट। ओके। फीलिंग सेंसिटिव टू इवेंट्स। ओके। ओके, इमोशंस। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमोशन एंड मूड? एनीवन? ओके। एक्सप्रेशन ऑफ योर इनेट सेल्फ रिलेटिंग टू अ सिचुएशन। ठीक है, बिल्कुल सही है। इंटरनली आप जो भी करना चाह रहे हैं। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमोशन एंड मूड? एनीवन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमोशन एंड मूड? बताएं, कोई भी एक्सप्लेन करना चाहे कि क्या फर्क होता है इमोशन में और मूड में, क्या फर्क होता है। इमोशंस का फिजिकल इफेक्ट शायद। अच्छा, और मूड का? नहीं, मूड इमोशंस का फिजिकल इफेक्ट है आई थिंक। क्योंकि अगर हम इमोशंस को फीलिंग्स कंसिडर करें कि कोई वो ब्रेन में कुछ
रिएक्शंस वगैरह, तो मूड तो उसका एक फिजिकल इफेक्ट है ना। अगर हम हमारे हैप्पी इमोशंस हैं तो हमारा मूड इस हिसाब से हो जाता है। ओके, एनीवन एल्स? अभी बात करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अभी बात करते हैं। ओके, मूड इज अ जनरल स्टेट ऑफ व्हाट वी मूड आर डायनामिक्स, इमोशन आर generic. ओके, ठीक है। मूड इज जनरल स्टेट ऑफ व्हाट यू आर फीलिंग alike and emotions are your reaction to something. mood can be Mood can be changed on its own, like spontaneous, and emotion is non-spontaneous, required a stimulus. हारिस कह सकते हैं, बट टाइम ड्यूरेशन के लिहाज से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमोशन एंड मूड? क्या होता है? मूड कैन बी चेंज ऑन इट्स ऑन, ठीक है। ओके, इमोशंस जो होते हैं, हाँ, इमोशंस शॉर्ट, मूड, नो 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 नो, हिजर मूड लॉन्ग टर्म होते हैं, इमोशंस शॉर्ट टर्म होते हैं। मूड लॉन्ग टर्म होते हैं, इमोशन शॉर्ट टर्म होते हैं। हाउ? इमोशंस जो हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, दे आर लाइक, it's a very short term intense feeling that happens in response to a specific event or situation. यहाँ पे भी किसी ने बताया था कि किसी, आई डोंट नो कि मैं अब गलत उसका मैं उलट पढ़ रही हूँ उनका कि क्या पढ़ रही हूँ। यहाँ पे किसी ने भी कहा था कि हमारे जो इमोशंस हैं, अ, हारिस ने शायद यहाँ पे लिखा था कि हाँ, मूड कैन बी चेंज ऑन इट्स ओन, इमोशन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, रिक्वायर्ड अ स्टिमुलस। आपने उलट लिखा है, ठीक है। हमारे जो इमोशंस होते हैं, ये किसी ना किसी इवेंट और सिचुएशन का इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, इंटेंस फीलिंग होती है, और ये शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। जैसे ये बहुत इसका क्लियर कॉज होता है, और ये बहुत विजिबल होता है थ्रू योर फेशियल एक्सप्रेशन और योर रिस्पॉन्स, ठीक है। लाइक आई एम फीलिंग एंग्री व्हेन समवन इंसल्ट्स यू, यू फील हैप्पी व्हेन यू हेयर अ लाउड नॉइस, ठीक है। या किसी अपने की अगर आपके अच्छे ग्रेड्स आते हैं, यू फील वेरी हैप्पी। सो योर फीलिंग्स जो हैं, जो कि शॉर्ट टर्म होती हैं, वो आपके इमोशंस होते हैं। जब आपके इमोशंस प्रोलॉन्ग कर जाते हैं, काफी टाइम तक रहते हैं, देन वो क्या बन जाते हैं? आपका मूड बन जाते हैं। मूड इज द लॉन्ग लास्टिंग इमोशन स्टेट दैट इज लेस इंटेंस एंड ऑफन हैज नो क्लियर और स्पेसिफिक कॉज, ठीक है। मुझे नहीं पता मेरा मूड क्यों खराब है, आई एम फीलिंग वेरी इरिटेटिंग ऑल द डे विदाउट नोइंग व्हाई। तो ये मेरा मूड है। अक्सर हम कहते हैं ना मेरा मूड खराब है, मुझे नहीं पता मेरा मूड क्यों खराब है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उसकी वजह क्या है। तो जब आपका इमोशन काफी लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, प्रिवेल करेगा, तो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड योर इमोशन, सॉरी, मूड। इमोशन शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, और जो आपका मूड होता है वो आपका लॉन्ग टर्म होता है, और वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम आपके इमोशंस जब ज्यादा टाइम के लिए चले जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? वो आपका मूड बन जाते हैं। आई होप ये क्लियर है। ये देखो, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, ठीक है। सो अभी हम इसे डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी के, क्या है। मैंने अभी इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी निकाली है, और निकाल के मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी है। ओके, सो हमारे पास इमोशंस, इमोशन क्या होता है? इमोशन ड्राइव्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड इमूवर दैट मींस ट्रिबल, शिवर, शेक और शाउडर, शडर, ठीक है। आप शिवर करते हो, शेक होते हो, शडर करते हो। आपको थोड़ी सी टाइम के लिए कुछ भी फील होता है और आप इमीडिएट उसका रिएक्शन शो कर देते हैं, दैट इज योर इमोशन, ठीक है। आपकी और ये काफी इंटेंस होते हैं, आपकी बहुत इंटेंसिटी होती है इन फीलिंग्स के अंदर। आप हैप्पी हैं, ठीक है, आप सैड हैं, आप एंग्री हैं, ठीक है, आप बहुत एनेक्शियस हैं किसी चीज को लेके। ये सारा कुछ क्या होगा? ये आपका इमोशंस होंगे, और इसके बिहाइंड पे आ, आपके पास कॉज कोई ना कोई अवेलेबल जरूर होता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज का कॉज अवेलेबल हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो इमोशंस होते हैं, उनकी कोई ना कोई वजह होती है। आपको कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज बुरी लगती है, जिससे आपके इमोशन अराउज होते हैं, एंड देन आप क्या करते हैं? आप उसका रिएक्शन शो करते हैं,
ठीक है। सो इमोशंस क्या है? इमोशंस हमारे पास अ स्टेट ऑफ अराउजल, ठीक है, हमारी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में आती हैं थ्रू आर परसेप्शन, दैट इज इमोशन। ठीक है, कि हमारी जो नजर आएंगी चीजें, लाइक हमारा हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से हमारा कलर पे ब्राइट हो जाएगा, शाइनिंग हो जाएगा, आप ब्लश करने लग जाते हो या आप बहुत ज्यादा पेल फील करना शुरू हो जाते हो, एकदम से आपकी अ, रंगत जब वो जर्द पड़ जाती है। ठीक है, ये सारे आपकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं। इवन के ये भी होता है कि जब आपके इमोशनल, हमने स्ट्रेस में पढ़ा था ना, कि जो हमारा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के हमेशा दो तरह के सिम्टम्स होते हैं। आपका जो स्ट्रेस होगा उसके जो सिम्टम्स होंगे वो बिहेवियर के सिम्टम्स भी होंगे, और आपके एक्सटर्नल सिम्टम्स भी होंगे, जिसमें हमारे पास आ रहा था कि जॉ पेन होती है, आपकी डायरिया हो जाता है। ठीक है, आपकी आपकी जो हाथ है वो बहुत ज्यादा स्वेटी हो जाते हैं, पाम्स बहुत स्वेटी या कोल्ड हो जाती हैं। ये सारा क्या है? ये एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है किसी भी प्रेशर का, किसी भी इमोशन का। तो हम भी अपने इमोशनल स्टेट के अंदर हमारी बॉडी ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेके आती है। ठीक है, एंड देन इमोशंस जो है दैट इज अ बॉइलिंग ऑफ फीलिंग्स। आप जो चीज भी फील कर रहे हैं, आपकी जो इंस्टिंक्ट है, आपके अंदर से जो चीज आपको फील हो रही है, आप उसका जो भी रिएक्शन शो करते हो, दैट इज योर इमोशन। ठीक है, सो हमारे पास इमोशन बहुत ज्यादा है, आप गिल्ट कर लो, करेज कर लो, एंगर कर लो, ये सारी चीजें किस में आती हैं? ये आपके इमोशंस में आती हैं। ठीक है, इमोशंस की अगर हम बात करें तो इट्स अ यूनिवर्सल फिनोमेना। ठीक है, यूनिवर्सैलिटी है इसके अंदर। दुनिया में हर इंसान जो है उनके इमोशंस होते हैं। किसी के इमोशंस बहुत इंटेंस्ड होते हैं, किसी के लेस इंटेंस्ड होते हैं। कुछ लोग अपने इमोशंस को शो करते हैं, कुछ लोग इमोशंस को शो नहीं करते, बट एवरी पर्सन जो इंसान है उसकी एक स्पेशलिटी ये है कि वो इमोशनल होता है, उसमें इमोशंस और फीलिंग्स लाजमी होती हैं। ठीक है, और इमोशन एंड फीलिंग्स का मर्ज होता है ये। दे आर मेनी काइंड्स ऑफ इमोशंस। ठीक है, हमारी जितनी भी व्हाट्सएप की चैट है या टेक्स्ट मैसेजेस की चैट है, उसमें जितने भी इमोजीज बने हुए हैं, वो सारे के सारे किस चीज को शो करेंगे? दीज आर इमोशंस। ठीक है, एक्सप्रेशन है, थ्रू इमोशंस हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में भी हमारे इमोशंस आते हैं। बहुत दफ़ा हम ये चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते, लेकिन हमारी फीलिंग्स और इमोशंस इस तरह से एक्सप्रेस हो जाते हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी हमारी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंस है। अगर आपकी लाइफ में इमोशंस या फीलिंग्स नहीं है तो आप दूसरों की पेन को, हैप्पीनेस को फील ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये मोटिवेशन भी है। आपके जो इमोशंस और आपकी फीलिंग्स हैं, दे आर लाइक अ मोटिवेशन फॉर योर सेल्फ। जैसे हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन है, इसी तरह से हमारे पॉजिटिव इमोशंस जो होते हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स जो होती हैं, वो हमारे लिए इमोशंस हैं, हमारे लिए मोटिवेशन है। उनके थ्रू हमें क्या होता है? हम आपकी जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है वो आपके लिए मोटिवेशन है, कि हमें अगर अप्रिशिएट किया जाएगा, हम ज्यादा काम करेंगे, या हमें जब कोई अच्छा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिलता है, तो वो भी हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि हमने बेटर से बेटर काम करना है। आपके इमोशंस जब आपके इमोशंस की हमेशा ड्यूरेशन होती है, और इमोशंस मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्ट टर्म होते हैं। अभी आपको गुस्सा आएगा, घंटा 2 घंटा रहेगा, और उसके बाद आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है। इवन के 5-10 मिनट के लिए गुस्सा आता है, हर जगह चेंज कर लेते हैं, और पानी पी लेते हैं, मूड अपनी इंटेंशंस को डाइवर्ट करते हैं, तो गुस्सा खत्म हो जाता है। दैट इज योर, वो इमोशन था एक। तो आपके जो इमोशंस होते हैं उनकी ड्यूरेशन होती है, और मोस्ट ऑफ टाइम ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का होता है। और अगर आपके इमोशंस प्रोलॉन्ग करते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन इट बिकेम योर मूड, और वो फिर आपका मूड बन जाता है। ठीक है, और पॉजिटिव इमोशंस भी हैं, नेगेटिव इमोशंस भी हैं। होप है, प्राइड है, एम्पथी है, हैप्पीनेस है, दीज आर योर पॉजिटिव इमोशंस। ठीक है, और ये फिर आपको मोटिवेट भी करते हैं। और आपको गिल्ट है, रिग्रेट है, हेट है, फियर है, शेम है, सैडनेस है, दीज आर योर नेगेटिव इमोशंस। ओके, इन नेगेटिव इमोशंस में देर इज अ डिफरेंस बिटवीन गिल्ट एंड शेम। गिल्ट जो होती है ना, जो गिल्ट होता है वो इंटरनल होता है। शेम जो होता है ना, वो एक्सटर्नल होता है। शेम का मतलब ये है कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिहेवियर्स। गिल्ट का मतलब होता है कि मैंने कोई गलत काम किया, तो मुझे इंटरनली फील होता है,
और आप फिर उससे निकलने की कोशिश भी करते हैं। शेम ये होता है कि आपको जो है, शेम जो है वो हमारे पास क्लास मुझे सिर्फ 5 to 10 मिनट्स दीजिएगा, मैं भी आ रही हूँ। आप 5 से 10 मिनट ब्रेक कर लो। आई एम जस्ट कमिंग इन 5 to 10 मिनट्स, कुछ इमरजेंसी एकदम आई है। आप लोग ब्रेक कर लें। किसी ने नमाज अगर कुछ पढ़नी है तो पढ़ ले, मैं बस 5 से 10 मिनट में आ रही हूँ। ठीक है। इट्स 7:55। आई विल बी हियर एट 8:10। ठीक है।
हाँ जी। मेरी आवाज़ आ रही है? आई होप सब लोग अवेलेबल हैं। जी मिस आ रही है। चलें, बाकी सब लोग अवेलेबल हैं कि नहीं है? ओके। चलें, बिल्कुल सही है। हम लोग बात कर रहे थे गिल्ट और शेम की। गिल्ट जो होता है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब इंटरनली फील करते हैं अपने आप के अंदर ही, हम जब नेगेटिवली सोचते हैं, हमें किसी ऐसा वो काम जो हम नहीं करना चाहते और हम वो कर लेते हैं, या कोई हमसे गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो हमें गिल्ट फील होता है। दैट इज मोर प्रोबेबली इंटरनल फीलिंग। शेम जो होती है ना, ये वो चीज होती है जो हम फील करते हैं फ्रॉम लाइक आउटसाइड द पीपल, और हम अपने आप को उसमें जब आइसोलेट कर लेते हैं, दिस इज अ शेम। और शेम हमें मोस्ट ऑफ द टाइम फील भी करवाई जाती है, और लोग हमें जो है वो फील कराते हैं। कोई भी गलती या कोई भी हम में कोई प्रॉब्लम है, या कोई भी आप में डिसऑर्डर हो सकता है, तो उससे जब लोग आपको चीज़ें फील कराते हैं, वो चीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम आपके किस में चली जाती है? आपके शेम में चली जाती है। और शेम में हम लोग क्या करते हैं? अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, हम लोगों से मिलना नहीं चाहते। ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शेम एंड गिल्ट। दोनों हमारे पास नेगेटिव इमोशंस हैं। ठीक है। दोनों मोस्ट ऑफ टाइम मिक्सड अप भी होते हैं, शेम भी और गिल्ट भी। बट शेम जो है, ये नेगेटिव फीलिंग है हमारी अपने बारे में, कि हमें लगता है कि हम फेलियर में चले गए, मैं बहुत बुरा हूँ, इस चीज़ के अंदर आ जाते हैं। जो आपका गिल्ट है, ये भी हमारी नेगेटिव फीलिंग ही है। लेकिन जो हमारा गिल्ट होता है, ये हमारा, आप ये कह लो कि अबाउट स्पेसिफिक बिहेवियर या एक्शन। कोई भी एक स्पेसिफिक चीज जो हमें खुद भी अच्छी नहीं लगती और हमें पसंद भी नहीं है, और लाइक इफ आई डिड समथिंग बैड, तो मुझे क्या होगा? मुझे उस पे गिल्ट फील होगा। ठीक है। गिल्ट जो है, इसका फीचर सबसे अच्छा ये होता है कि हमें अपॉलजी या करेक्शन की तरफ लीड करता है। ये लेस डैमेजिंग होता है, और ये फोकस करता है कि हमने क्या किया है। हमें अपने ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम होता है कि मैंने झूठ क्यों बोला, मैंने अपने डेडलाइन को मिस क्यों किया, ठीक है, मैंने किसी को हर्ट क्यों किया। दैट इज दिस इज अ गिल्ट फीलिंग। लेकिन जो हमारा शेम है, उस पे हमें ये लगता है कि मैं बुरा हूं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गिल्ट एंड शेम। गिल्ट का मतलब ये है कि गिल्ट एक बिहेवियर है, एक इमोशन है, कि मैंने कुछ बुरा किया, मैंने झूठ बोला, मैंने किसी को हर्ट किया, तो मुझे बुरा फील हुआ, और मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा, फ्यूचर में ये काम दोबारा नहीं करूंगा। इसमें हम अपॉलोजी कर लेते हैं, ये रिपेयर हो जाता है, ये कंस्ट्रक्टिव होता है। बट जो शेम है, शेम एक ऐसा इमोशन और ऐसी फीलिंग है जिसमें हम ये कहते हैं कि मैं बुरा हूं, मैं इंसान ही बुरा हूं। आई फील माई सेल्फ एज अ बैड पर्सन। ठीक है। इसमें हमारी सेल्फ वर्थ हमें कम शो होती है, हम कहते हैं मेरी सेल्फ वर्थ ही नहीं है, या वो कम हो गई है। ठीक है। हम इसको हाइड करते हैं, इसको अवॉइड भी करते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गिल्ट एंड शेम। इसलिए हम लोग को मोस्ट ऑफ द टाइम इसके अंदर जो है ना, वो डिफरेंस का पता होना चाहिए। ठीक है। सो ये जिस तरह से टर्म्स गिल्ट है, शेम है, हमें इनकी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सो गिल्ट इज लेस डैमेजिंग एंड शेम इज मोर डैमेजिंग। और शेम में हमें ये लगता है कि जी मैं, हम कहते हैं ना कि मैं बहुत शेमफुल हूँ। तो अ, ये तो वैसे एक सेंटेंस किसी मौके पे कहना ही ठीक नहीं है, क्योंकि शेमफुल, शेम का मतलब ये है कि मुझे ये फील हो रहा है कि मैं खुद ही बहुत जो हूं ना वो मेरी जात ही बहुत बुरी है, ये वाली फीलिंग इसके अंदर आ जाती है। ठीक है। और ये इसमें मोस्ट ऑफ टाइम हमारा जो बिहेवियर होता है, विड्रॉल होता है। हम कहते हैं कि जी हम विड्रॉ करते हैं, सेल्फ एस्टीम हमारी बहुत डैमेज हो जाती है, और हम हाइड करते हैं इसको, और खुद क्या कर रहे होते हैं? अपने आप को आइसोलेट भी कर रहे होते हैं, और हमें यही फीलिंग आ रही होती है कि आई एम अ वर्थलेस, आई एम अ यूजलेस। ठीक है। सो ये जो फीलिंग है, दैट इज बेसिकली शेम, और ये नेगेटिव इमोशन है। हमें हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इसको इन चीज़ों को मजीद कंस्ट्रक्टिव वे में लेके आएं, ये फीलिंग्स अपने अंदर डेवलप होने ना दे। जैसी ही चीज़ आती है, इसको रिपेयर करें, इसको कंस्ट्रक्टिव वे में लेके जाएं,
और ये इमोशंस को हम वेप आउट कर दें। अगर आपके इमोशंस आपके अंदर दबे रहते हैं, आप उनको बाहर नहीं निकालते, बताते नहीं है, वाइप आउट नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो फिर आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस और प्रेशर क्रिएट करते हैं, देन वो बीमारियों में भी चले जाते हैं। ठीक है, आपको जितनी भी आप बीमार होते हैं या आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, ये इसीलिए होते हैं कि हम अपने आप को सप्रेस कर लेते हैं और चीज़ों को बाहर निकालते ही नहीं हैं। सो वी हैव डिफरेंट चेंजेस इन आवर बॉडी ड्यूरिंग इमोशंस। हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होती हैं, हमारी बॉडी में साइकोलॉजिकल इमोशनल चेंजेस भी होती हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग इमोशन हम डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल डिस्कस बिहेवियरल और बिहेवियरल चेंजेस ड्यूरिंग इमोशन। क्योंकि क्योंकि काम ज़्यादा बिहेवियर का है जो हमने इस टॉपिक पर डिस्कस करना है, हम फिजियोलॉजी को डिस्कस नहीं कर रहे। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग इमोशन हम बस देख लेंगे कि क्या होता है, वी विल नॉट गो इन द डिटेल्स। ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस में इमोशंस में क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा इंटेंस फील करते हो, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस में चले जाते हो, तो क्या होता है, आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, आपका नर्व्स सिस्टम जो है वो डैमेज होता है। ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, और बहुत ज़्यादा हमेशा जो है वो क्या कहेंगे, अपने आप को गलत सोचते रहेंगे, दूसरों के बारे में नेगेटिव रहेंगे, नार्सिस्ट रहेंगे, इमोशनल स्टेबल रहेंगे, तो हमारा नर्व सिस्टम भी हमेशा डैमेज रहेगा। डैमेज नहीं, प्रेशराइज रहेगा। ठीक है, तो और आपका नर्व सिस्टम जब डैमेज होता है या प्रेशराइज होता है, तो आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में रहती है, और जब आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में रहती है तो वो नॉर्मल फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करती, और आपकी बॉडी में बहुत सी केमिकल हार्मोनल चेंजेस भी आती हैं। सो अगर आपके इमोशंस पॉजिटिव हैं तो आपका नर्व सिस्टम बहुत रिलैक्स्ड होगा, और आप कूल एंड काम होंगे और अच्छे से अपने काम को करेंगे। देन आपकी जो ग्लैंड्स हैं, आपके जो एड्रेनल ग्लैंड्स हैं, इवन कि आपकी जो ये थायराइड ग्लैंड्स होती हैं, इनके ऊपर भी आपके इमोशंस का बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है। अगर आप बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, हर चीज़ की टेंशन लेते हैं, तो आपकी ग्लैंड्स, क्योंकि वो केमिकल प्रोड्यूस करती है, तो उसमें भी डिसफंक्शनैलिटी आती है। देन आपका जो लिम्बिक सिस्टम है आपका, इवन कि आपकी बॉडी के अंदर आपके जितने भी बोन सिस्टम है, आपका पीछे पूरा बोन मैरो का जो सिस्टम आता है, ठीक है, आपकी इवन के आपका जो आप ये कह लो कि ये जो हमारा नेक का पूरा सिस्टम होता है, ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेंगे तो आपको यहाँ इन अपने फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर भी प्रेशर फील होगा, और आपके जो ये सिस्टम्स हैं, इनमें जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल प्रोडक्शन होती है, वो भी आपकी इम्बैलेंस होंगे, और आपके ब्रेन को प्रॉपरली मैसेजेस कन्वे नहीं होंगे, और आपकी बॉडी हमेशा सर्वाइवल मोड में रहती है। देन आपकी बॉडी की फंक्शनैलिटी क्या होगी, डैमेज होगी, और इसमें डिफरेंट हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज भी आती हैं, और बॉडी में डिफरेंट डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो आपकी बॉडी बेयर करती है। तो दे आर सो मैनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो ड्यूरिंग इमोशन आपकी बॉडी फील करती है। लोगों की डायबिटीज हाई हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, अगर इस तरह के इश्यूज हैं उनको, तो ये सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं। बट हमारा जो मेन फोकस होगा दैट वुड बी बिहेवियरल चेंजेस। हमारी जो बॉडी है वो इमोशंस के टाइम पे बहुत सी बिहेवियरल चेंजेस करती है। उसमें 3 तरह के बिहेवियर की चेंजेस आती हैं। ठीक है, during emotions the individual experiences various changes, some of which relates to external behavior and some relates to internal behavior। ठीक है, हमारी बॉडी एक्सटर्नल जो दूसरों के साथ बिहेव करती है उस पे भी हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, और इंटरनली हम अपने आप के साथ कैसा बिहेव करते हैं, इंटरनली क्या सोचते हैं समझते हैं, उसमें भी हमारा चेंज आता है। सो हम एक्सटर्नल चेंजेस को डिस्कस करेंगे। इंटरनल बिहेवियर के अंदर 2 चीजें आती हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड चेंजिंग ऑफ वॉइस। ठीक है, आपकी जो आवाज है, आपकी जो टोन है, आपकी जो पिच है, वो भी इमोशंस में चेंज हो जाती है। जब आपको गुस्सा आता है तो आप शाउट करते हैं, लाउड बोलते हैं, हार्श हो जाते हैं, आपकी पिच चेंज हो जाती है, तो दैट इज इमोशनल रिएक्शन। आपके बिहेवियर में आता है थ्रू योर वॉइस। आपके फेस के हदोहाल बदल जाते हैं, आपका रंग बदल जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक हमारा बिहेवियरल रिएक्शन है जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू आता है। और एक्सटर्नल चेंजेस जो हैं
उसमें हम जब जो लोगों के साथ ट्रीट करते हैं या जो अपने साथ ट्रीटमेंट करते हैं, वो हमारे एक्सटर्नल चेंजेस में आता है। ठीक है। सो एक्सटर्नल चेंजेस के अंदर हम जो हमारी ड्यू टू इमोशंस हमारे बिहेवियर में चेंजेस आती हैं, एक्सटर्नल चेंजेस आती हैं, दे आर फोर टाइप्स: डिस्ट्रक्शन, अप्रोच, फ्लाइट एंड स्टॉपिंग ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन एक वो इमोशन है, एक वो बिहेवियरल चेंज है ड्यू टू इमोशन विच इज लिंक्ड विद द एंगर। जब आपको गुस्सा आता है, इंटेंस गुस्सा आता है, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वे में बिहेव करते हैं, डिस्ट्रॉइंग द थिंग्स, दूसरों पे अटैक करना, चीज़ें फेंकना। इंसान बिल्कुल वैसे ही अटैक करता है और वैसा ही रिएक्शन उसका गुस्से में आ जाता है, जैसे क्योंकि दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल चीजें फेंकना शुरू हो जाते हैं। जानवर भी तो यही करते हैं, जब उनको गुस्सा आता है, जब वो एंगर में होते हैं तो वो अटैक करते हैं। तो इसी तरह से ह्यूमंस भी जो है, जब उनको गुस्सा आता है और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, दैट लीड्स टू आर डिस्ट्रक्शन बिहेवियर। ठीक है। उस पे आपका जो डिसेंसी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। लोगों को अब्यूज करना, गलत बातें कहना, बैक बाइटिंग करना, चीजें फेंकना, मारना। ठीक है। दीज ऑल कम्स अंडर द डिस्ट्रक्शन बिहेवियर, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। और ये हमारा एंगर के इमोशन के अंदर हमारा एक्सटर्नल बिहेवियर शो होता है। अप्रोच इज एन ऑपोजिट इमोशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। जो आपका प्लेजेंट इमोशन होता है, आप खुशी के साथ जब किसी से बात करते हैं, आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है या आपको कोई चीज़ अच्छा फील होती है और आप बिल्कुल एक प्लेजेंट वे में किसी को रिएक्ट करेंगे, प्राइड फील करेंगे, हैप्पीनेस होगी, एम्पथी फील होगी, यू विल फील सेटिस्फाई। तो आप ऐसा ही कांटेक्ट दूसरों के साथ डेवलप करते हैं, ऐसा ही रिएक्शन शो करते हैं, ऐसा ही बिहेव करते हैं। दैट इज कॉल्ड अप्रोच। ठीक है। फ्लाइट इज एन इमोशन ऑफ फेयर, डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर। ठीक है। अनप्लेजेंट इमोशन है, इट्स नॉट अ प्लेजेंट इमोशन, इट्स अ काइंड ऑफ अनप्लेजेंट इमोशन। बट इसके अंदर हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हमारे डाउटफुल हो गए, फेयर हो गया, डिसअपॉइंटमेंट हो गया, फेलियर हो गया कि शायद मैं हार जाऊंगा। इस तरह की जब आपको चीजें आती हैं और आप उन सिचुएशन से भागते हैं, यू डू नॉट वांट टू फेस द सिचुएशन और द पर्सन, रियलिटी को नहीं देखना चाहते, हाइड रहना चाहते हैं, आइसोलेट करना चाहते हैं अपने आप को, दैट इज कॉल्ड फ्लाइट बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, जो कि उसको डिसअपॉइंटमेंट या फेलियर की वजह से फील होता है। ठीक है। फ्लाइट बिहेवियर में ये होता है कि जब आप किसी को फेस नहीं करना चाहते ना, तो यहाँ तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देंगे, इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, टोटली मिलना जुलना बंद कर देंगे। लोग ड्रग्स लेते हैं ताकि वो अपने एक्टिव ब्रेन को सुला दें। ठीक है। एडिक्शंस की तरफ चले जाते हैं, देयर कैन बी एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एडिक्शन। ठीक है। डे ड्रीमिंग करते हैं, रिग्रेशन वाले मोड में चले जाएंगे, नोमेडिक लाइफ में चले जाते हैं लोग, सोसाइटीज में रहना ही नहीं चाहते, जंगलों में चले जाते हैं, कबायलों में चले जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे पड़ाव डालते हैं। ठीक है। ये इसे हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल फ्लाइट, कि आप लोगों को फेस नहीं करना चाहते और आप अपने आप को हाइड कर रहे हैं। ये भी हमारा एक इमोशन, एक बिहेवियर है। एंड द लास्ट वन इज स्टॉपिंग ऑफ रिएक्शन। ये भी एक अनप्लेजेंट इमोशन है, बट इट्स अ वेरी इंटेंसिव इमोशन। ठीक है। व्हेन यू आर इन अ ग्रीफ, सोरो, ठीक है, आप बहुत डरे हुए हैं, और आपसे चीज बेरेबल ही नहीं है, देन आप रिएक्ट नहीं करते, आप मिनी कोमा में चले जाओगे। आप जो है वो बिल्कुल आप कह लो कि कोमा के अलावा इमोशनलेस हो जाते हैं, एंड योर ब्रेन स्टॉप्ड वर्किंग, बोला नहीं जा रहा, आवाज नहीं निकल रही। ठीक है। तकलीफ इतनी ज्यादा है, गम इतना ज्यादा है, आप मूव नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड अ स्टॉपिंग ऑफ रिएक्शन। ये बेसिकली शॉक की सिचुएशन होती है। और जब किसी इंसान को स्वेयर शॉक लगता है, किसी भी न्यूज़ को सुन के, किसी भी सिचुएशन को देख के, किसी भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट को देख के, तो दिस इज आ स्टॉपिंग ऑफ रिएक्शन। ये इस तरह के रिएक्शंस भी होते हैं। ठीक है, कि लोग रिएक्ट ही नहीं कर पाते। तो दे आर फोर काइंड्स ऑफ एक्सटर्नल बिहेवियर्स जो इमोशंस के अंदर लोग बिहेव करते हैं, जिसमें डिस्ट्रक्शन, फ्लाइट,
और स्टॉपिंग ऑफ रिएक्शन हमारे पास अनप्लेजेंट इमोशंस की वजह से बिहेवियर आता है। और जो प्लेजेंट इमोशन है, दैट इज अप्रोच, कि जब भी आप खुश होंगे, आपको कोई चीज़ अच्छी लगेगी, तो आपकी जो भी आप बिहेवियर डिस्प्ले करते हो उसे हम अप्रोच कहते हैं। ठीक है। दीज आर द फोर एक्सटर्नल चेंजेस इन बिहेवियर ड्यू टू इमोशंस, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट इमोशंस। ठीक है। देन हमारे पास आता है फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होता है जी, कि जब आप ड्यू थ्रू योर फेस आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, दिस इज कॉल्ड फेशियल एक्सप्रेशंस। आपके आईब्रोज हैं, आईज हैं, आपके लिप्स हैं, आपका कलर ऑफ द फेस है। ठीक है। एक आपका फोरहेड है, रिंकल्ड, आपकी आंखों के नीचे गम है तो आंखों में एकदम से हल्के आ जाएंगे। ठीक है। आप आईब्रो को जो है वो एकदम से शार्प कर लेते हो। आप बहुत से लोग जो है वो लिप्स ईट करना शुरू हो जाते हैं। आइज बर्न होना शुरू होती है, रेड हो जाती हैं, पानी निकलना शुरू हो जाता है अगर बहुत परेशानी आ जाती है। तो दे दे आर सो मेनी थिंग्स जो आपके फेस के थ्रू भी शो होता है, जो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते लफ्जों से, उनके फेस से पता चल जाता है। ठीक है। एकदम से अगर आप बहुत खुश हैं, देखिए एंग्री हैं तो आपके फेस रेड हो जाएगा, आईब्रोज एकदम से आपकी शार्प और आर्चेड हो जाएंगी। व्हेन यू आर हैप्पी तो आपका आंखें आपकी एकदम से ब्राइट हो जाती हैं, स्माइल आ जाती है फेस में, और आपकी बहुत ब्रिमफुल जो है आपका फेस लगना शुरू हो जाएगा, ब्राइट लगना शुरू हो जाएगा। और जब आप बहुत फेयरफुल हैं तो आप एकदम से पेल फील करेंगे, आपके लिप्स ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, वॉइस आपकी शटर करना शुरू हो जाती है। और जब आप ग्रीफ में हैं तो आपसे बात ही नहीं हो पाती। ठीक है। आपके आंसू निकलते हैं और बहुत ज्यादा आपकी जो है ना तीत एकदम से, कुछ लोग तो अल्लाह माफ करे शौक में जब जाते हैं तो उनका फेस क्लोज हो जाता है, उनके तीत जुड़ जाते हैं, कुछ कहा भी नहीं सकते। तो आपकी बॉडी के डिफरेंट रिएक्शंस है ना, जो एंगर में, हैप्पीनेस में, फेयर में या ग्रीफ में शो होते हैं। अगर वो आपकी बॉडी एक्सटर्नली बिहेव करती है तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी इन सारे के सारे एक्सप्रेशंस को क्या करते हैं, शो करते हैं। देन चेंजिंग इन वॉइस है, जब आपकी वॉइस की टोन चेंज हो जाती है ड्यू टू एंगर, हैप्पीनेस, ग्रीफ और फियर, आपकी आवाज में भी चेंज आता है, साउंड चेंज हो जाता है। अगर आप खुश हैं तो एकदम से उसमें लाफ्टर आएगा, और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो फेयरफुल हैं तो वो आवाज़ बहुत स्लो हो जाती है। ठीक है। और अगर आप एंग्री हैं तो एकदम से लाउड हो जाते हैं। ठीक है, हार्श हो जाते हैं। तो दीज आर द थिंग्स थ्रू विच वी कैन डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन थ्रू हिज और हर वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन और देयर एक्सटर्नल बिहेवियर। ठीक है। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस, एंगर, हैप्पीनेस, फेयर, ग्रीफ और सरप्राइज। ये सारे इमोशंस है, जितने भी इमोजीज आपको अपने फोन में नजर आते हैं, अपने व्हाट्सएप पे या अपने टेक्स्ट में नजर आते हैं, वो सारे के सारे आपके इमोशंस हैं। लोग विंग करते हैं, ठीक है, लोग लव्ड फील करते हैं, दीज ऑल आर योर इमोशंस। ठीक है। अब जहां पे हम इमोशंस की बात कर रहे हैं ना, वहां पे इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि यू कैन आइडेंटिफाई योर इमोशन, कि आप इस वक्त क्या फील कर रहे हो, एंड हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दैट इमोशन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। ठीक है। अगर मैं कहीं पर जॉब कर रही हूँ और कस्टमर्स को डील कर रही हूँ, और कस्टमर एकदम से कंप्लेन लेके आ जाता है इतने गुस्से में, और वो मुझे गलत भी कह रहा है, अगर मैं भी उस टाइम पे गुस्सा कर लूं और उसको बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन दूं जैसा कस्टमर दे रहा है, तो आपकी तो बिजनेस रेपुटेशन ही खराब हो जाएगी। यू नीड टू बी वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट एट दैट टाइम। आपने उसकी कंप्लेन सुननी है, अगर आपकी गलती है तो आपने उसको एक्सेप्ट करके, उससे अपॉलोजी करके उसको करेक्ट करना है, या अगर उससे कोई गलती हुई है तो आपने उसको कूल काम रिलैक्स होकर समझाना है। ठीक है। अगर आपको बॉस ने कुछ कह दिया तो अगर आप भी गुस्सा कर जाएंगे, सिचुएशंस बिगड़ जाएंगी। ठीक है। इसीलिए हम क्या फील कर रहे हैं, अपने इमोशंस को डिटरमिन करना, ठीक है, हम क्या फील कर रहे हैं, और उसको आइडेंटिफाई करना। अगर आपको पता चल जाता है ना कि मैं इस वक्त फील ये कर रहा हूं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को मैनेज कर लेंगे। इफ यू आर लाइक एंग्री, बैठे हुए हैं खड़े हो जाएं, लेटे हुए हैं तो खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, पानी पी लें, जगह चेंज कर लें, वॉक कर लें। ठीक है। आप बेहतर फील करेंगे, वॉक कर लें, बाहर निकल जाएं,
अच्छा फील नहीं हो रहा तो कहीं ग्रीनरी में चले जाएं, कहीं कॉफी पीने चले जाएं, ब्रेक चाहिए ब्रेक ले ली। तो अपने इमोशन को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि मुझे गिल्ट फील हो रहा है कि शेम फील हो रहा है, मुझे रिग्रेट फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है। क्योंकि हम अक्सर खुशी में और गम में बुरे फैसले कर लेते हैं, क्योंकि हम बहुत इंटेंस्ड होते हैं। और तो हम अक्सर जो भी डिसीजंस कर लेते हैं वो गलत होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि खुशी में और गम में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। जब आप इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं देन आप कोई भी चीज़ डिसाइड करें। तो इमोशनली इंटेलिजेंट होना आजकल के ज़माने में इट्स अ की। अगर एक इंसान अपने हार्ट को अपने ब्रेन को बैलेंस कर सकता है, उनमें जंग नहीं चल रही और वो बैलेंस है, तो आप इजीली अपनी लाइफ में डिसीजंस ले सकते हैं। सो इट्स अ इमोशनल इंटेलिजेंस जो है इट्स अ, इसमें हमारे पास तीन तरह की स्किल्स आती हैं जो कि हम बहुत ज़रूरी है किसी भी पर्सन में होना। इमोशनल अवेयरनेस, ठीक है, आपको पता हो कि मैं इस टाइम पे गम में हूँ, गम फील कर रहा हूँ, ग्रीफ फील कर रहा हूँ, फेयरफुल फील कर रहा हूँ, ठीक है। पूरे दिन में डायनामिक्स आते हैं ना हमारे इमोशंस में, तो हमें अपने बारे में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। इमोशनल अवेयरनेस अवेयरनेस होना, ठीक है। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड नेम वंस ऑन इमोशंस, और हमें हमें हम उस इमोशन को नाम भी दें। और अवेयरनेस के साथ साथ ना एक्सेप्टेबिलिटी भी आती है कि आप एक्सेप्ट भी करें कि आप ऐसा फील कर रहे हैं। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं ना करते वो इमोशन वाइप आउट नहीं होता। हम बेसिकली ईगो में आ जाते हैं और खुद से अपने आप के साथ एक्सेप्ट नहीं करते। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्ट करें। पहले तो ये कि अवेयर हो, आइडेंटिफाई करें कि व्हाट आई एम फीलिंग, उस इमोशन को कोई ना कोई नाम दें। देन उसके बाद उस इमोशन को आपने क्या करना, आपने ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप सोचें कि मैंने इस इमोशंस को जो भी मैं फील कर रहा हूँ ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग में मुझे किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है, मैंने इसको मैनेज कैसे करना है, मैंने अपने इस इमोशन को रेगुलेट कैसे करना है, इसके जरिए मैं किस तरह से अपनी भी मदद कर सकता हूँ, दूसरों की भी मदद कर सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं गुस्से में हूँ और मैंने इस वक्त कस्टमर की कंप्लेन को डील करना है, तो अगर मैंने मजीद गुस्सा कर लिया तो मैं तो लड़ लूंगा, उसके साथ फाइट हो जाएगी। मुझे रेगुलेट करना है अपने इमोशन को, मुझे कूल होना है, काम होना है कि मेरा कस्टमर चला जाएगा और प्रॉब्लम आ जाएगी, ब्रांड की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को कूल करते हैं, काम करते हैं, सोचते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, और देन हम कस्टमर के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक लीडर जो होता है किसी भी टीम का, किसी भी कंपनी का, किसी भी ग्रुप का, किसी भी फैमिली का, उसका इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी, आपकी टीम की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस खत्म होगा, ठीक है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है, लीडरशिप एबिलिटी इंक्रीज होती है, पर्सनल वेलबींग बहुत अच्छी होती है, और आपका जो लोग आपके साथ काम कर रहे होते हैं वो आपको फिर छोड़ के भी नहीं जाते। स्टाफ टर्नओवर भी कम होता है क्योंकि हम अपने इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करते हैं, दूसरों को भी अंडरस्टैंड करते हैं, और बहुत ज़्यादा वेलबींग के साथ काम करते हैं। तो इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस अब ये कहा, आजकल के ज़माने में कहा जाता है कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि अब तो ये कॉन्सेप्ट आ गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ साथ जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसे हम एआई कहते हैं, उसको भी इसके अंदर ऐड किया जाता है। कहा जाता है ना कि एआई आने वाले दिनों में हर चीज को ओवरकम कर लेगा। लेकिन एआई जो है उसमें इमोशंस नहीं है, उसमें कनेक्शन नहीं है, उसमें एम्पथी नहीं है। वो आपको वही आंसर करेगा जो आप उसको प्रॉब्लम देंगे या जो आप उसको टास्क देंगे। वो किसी भी ह्यूमन के इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप, जैसे ये बहुत बड़ी एग्जांपल दी जाती है कि अगर आप चैट जीपीटी से कोई भी बात कर रहे हैं और आप उसको ये कह रहे हैं कि मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ, ये काफ़ी मीम्स भी आई थी और इस पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस पे ना मीम्स अच्छी बना के भी शेयर किया था कि किसी ने चैट जीपीटी से बात करते करते पूछा कि मैं बहुत स्ट्रेसफुल फील कर रहा हूँ या मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। तो उसने उस पर्सन को जिस सिटी में वो रह रहा था उसकी बिल्डिंग्स के बारे में बताना शुरू कर दिया कि लाइक अगर एक इंसान, एआई को तो ये पता है ना कि अगर इंसान स्ट्रेसफुल है, परेशान है, या वो कह रहा है कि मेरा सुसाइड करने को दिल कर रहा है, तो वो उसको बिल्डिंग्स बताने लग गया है कि आप क्या करें, ये बिल्डिंग्स है, इसके थ्रू तुम सुसाइड कर सकते हो। बट अगर आप ये किसी इंसान से बात करेंगे तो वो आपको कनेक्शन और एम्पथी फील करेगा।
और वो आपको समझाएगा कि ये गलत है। सो एआई के अंदर सही गलत की इमोशनल, सही गलत की जो आप कह लें कि डिफरेंस है वो नहीं है। तो अब तो ये भी आ रहा है कि एआई के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस भी उसके साथ ऐड की जा रही है कि एआई एक इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकती। अगर एक इंसान अपने स्किल्स को इम्प्रूव करता है, अपने आप को अपडेट रखता है, तो एआई कभी भी उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि एआई में कनेक्शन, एम्पथी नहीं है, उसमें ह्यूमन इमोशनल एलिमेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो कभी भी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, हमें बहुत से बिजनेसेस के अंदर इमोशनल कनेक्शंस चाहिए। अदरवाइज हम अगर इमोशनल कनेक्शंस ही नहीं होंगे, एम्पथी नहीं होगी, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती। ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इमोशनल बिहेवियर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सो रीजन लीड्स टू कंक्लूजन्स, इमोशन लीड्स टू एक्शन। इमोशंस बहुत ज़रूरी हैं और लाइफ का बहुत मेजर पार्ट होते हैं। क्लियर है? ओके। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, इफ़ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग, आप मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज अभी आज मैं 8:33 पे आज आप लोगों को जल्दी फ्री कर दूंगी। मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है कि फिर हम क्लास को वाइंड अप कर दें, क्योंकि एक्टिविटी मैंने आज नहीं रखी हुई। हमारी फ्राइडे को क्लास है 3 to 5। मैं लास्ट वीक क्लास नहीं ले सकी थी, तो मैं वो मैंने क्लास फिर आप लोगों की फ्राइडे को रखी है। मैं वीकेंड्स पे खुद भी क्लास नहीं रखना चाहती। आई नो कि वीकेंड सबका बिजी होता है। तो आई विल टेक योर क्लास ऑन फ्राइडे फ्रॉम 3 to 5। उसमें इंशाल्लाह हम कॉग्निशन स्टार्ट करेंगे एंड आई विल बी हैविंग एन एक्टिविटी एज वेल। तो उसमें आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस की भी एक्टिविटी होगी, और मैं कॉग्निशन को भी साथ थोड़ा सा ऐड करूंगी। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, यू कैन डिस्कस विद मी, अदरवाइज हम क्लास को फिर वाइंड अप करते हैं। चलें इंशाल्लाह फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि टॉपिक तो हमारा खत्म हो गया है। और वी विल बी हैविंग अ क्लास ऑन फ्राइडे एट 3 p.m। और तब इंशाल्लाह कोई क्वेरी हो तो डिस्कस कर लीजिएगा। नोट्स मैं आप लोग के ग्रुप में आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। ओके जी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। ओके जी, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।